जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और अब हम जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस जो है वापस से रीट्रैक कर रहे हैं। तो देखो, आप बच्चों की बहुत सारी नाराजगी कंप्लेंट्स आती थी कि सर जूनियर असिस्टेंट पे फोकस नहीं करते हो। तो देखो, जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम था, अब आप मुझे बताओ कि वो एग्जाम होने वाला था तो थोड़ा उन बच्चों में ज्यादा इंफेसाइज करना जरूरी था। अब उनका एग्जाम हो चुका है, अब मेरा पूरा फोकस आप पे और जेकेपीएसआई पे है। ठीक है, तो अब आप पे जैसे एक दो दिन पहले ही वीडियो आई थी जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर करा। आप में से कुछ बच्चों ने नहीं देखे तो देखते चलो। ठीक है, अब आप पे फोकस हो रहा है। जैसे आज 15 क्वेश्चन का मैं आपका टेस्ट लूंगा, ये आपका टेस्ट है तो इसका मतलब आप पहले खुद क्वेश्चन करोगे फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनोगे। ये चीज याद कर लेना, ये टेस्ट है तो अच्छे से टेस्ट की तरह इसको आप दोगे। ठीक है, उसके बाद आप बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, एक बार आपको ट्रैक में ले जाऊंगा और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीजों को अब आपने आगे चलना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है मुनसिफ कोर्ट कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर सबऑर्डिनेट कोर्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ पीछे जो आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो मुनसिफ कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के कौन से पार्ट में आता है? सर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पार्ट्स भी होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में आता है, सिविल कोर्ट में आता है, रेवेन्यू कोर्ट में आता है, नन ऑफ द अबव। आपने कर लिया ये क्वेश्चन, आई होप आपने ये कर लिया है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और आपने इसका आंसर मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर था अब मैं बता रहा हूँ, दैट इज सिविल कोर्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर सिविल कोर्ट है? मैं आपको देखो, आपके सबसे ऊपर होता है ना सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या एक या दो स्टेट का मिलकर एक भी हाई कोर्ट हो सकता है, उसके नीचे आ गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास क्या आ जाते हैं? हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट्स में हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो सबसे ऊपर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। क्या? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। ठीक है सर, यहां पे नहीं करेंगे, लास्ट में अच्छे से करेंगे, थोड़ी जगह बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हमारे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो है जज कोर्ट होता है। ठीक है, जज कोर्ट होता है। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान से समझनी है, क्या कि देखो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वही सेशन जज भी है। अब कैसे है मैं बताता हूं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट का जो जज है वो सिविल केसेस के साथ डील कर रहा है, क्या कर रहा है? सिविल केसेस के साथ डील कर रहा है, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है उसको हम बोलेंगे सेशन जज। एक ही बंदा है, जब वो सिविल केसेस के साथ डील करेगा, मतलब एक ही जज है जो सिविल केसेस से डील करेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर यही होते हैं, जब वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करेंगे तो उसको हम सेशन जज बोलेंगे। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है ना वो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज को ही सेशन जज भी बोला जाता है जब वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, और जब वो सिविल केसेस को डील करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है ये बंदा दोनों काम कर रहा है, मतलब ये क्रिमिनल केसेस भी देख रहा है, सिविल केसेस, बट इसको फिर हमें असिस्ट करने के लिए आगे फर्दर जो है हम दो कोर्ट्स में डिवाइड कर दे। एक आ जाते हैं सिविल साइड वाले कोर्ट, मतलब जो सिविल केसेस के साथ डील करते हैं। सिविल केसेस मतलब फॉर एग्जांपल कोई टैक्स टूक्स का डिस्प्यूट है, पैसों का लेन देन का डिस्प्यूट है, वो सिविल केस में। अगर आपने किसी को मार ही दिया तो वो तो क्रिमिनल साइड में आ गया, दैट इज द क्रिमिनल साइड। ठीक है, तो क्रिमिनल साइड यहां से दो साइड बन जाती हैं। तो सिविल साइड में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है इनको हेल्प कौन करते हैं? सबऑर्डिनेट जज। कौन करते हैं? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। ठीक है, और इनके नीचे कौन आते हैं? मुंसिफ कोर्ट। क्या आते हैं? मुंसिफ कोर्ट। और यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था ना, मुंसिफ कोर्ट कहां पर? इनके नीचे आते हैं मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, अगर दूसरी तरफ चल जाए क्रिमिनल साइड में, क्रिमिनल साइड में इनको असिस्ट करते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन सा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट को उसके नीचे आ जाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है सर, ये चीजें आपने पढ़ाई हुई हैं, बिल्कुल पढ़ाई, जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्स वाली वीडियो है ना उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, तो वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जब एज अ सिविल केसेस डील करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं सेशन जज कहते हैं। एक ही पर्सन को दो नाम से बुलाया जाता है। अब सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आता है, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट आते हैं, जो आपका क्वेश्चन था। तो मुंसिफ कोर्ट कहां पर आ रहा है? सिविल साइड में आ रहा है, ना कि क्रिमिनल साइड में। मैंने आपको रटाया था वहां पर। तो क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऐसे ही 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्या कहता है, हु इज द करेंट, थोड़ा इसको ना जूम कर लेते हैं, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो कौन है करंट चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। भाई अगर आप हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, अगर आपको यही नहीं पता करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो फिर तो क्या प्रिपरेशन है। जस्टिस ताशिर अफसान, जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, बताओ कौन से हैं एट प्रेजेंट। आई होप यू हैव ट्राइड इट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जस्टिस ताशिर अफसान। ठीक है, इनके बारे में आपने याद रखना है। जस्टिस गीता मित्तल जो है ना, वो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल चीफ जस्टिस किसकी, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की कौन थी, जस्टिस गीता मित्तल। ये याद कर लेना। और एट प्रेजेंट करंट चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की कौन है, कौन है वो, जस्टिस ताशिर अफसान। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है, क्योंकि अभी चेंज हो गए। ठीक है, कौन से नंबर वाले हैं एट प्रेजेंट, 51st नंबर वाले, और कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना। ये नाम तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर पूछे इनसे पहले कौन थे, 50th नंबर वाले, तो जो अभी रिटायर हुए 50th नंबर वाले वो कौन थे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, मतलब जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ लिख देता हूं। ठीक है, ये चीजें आपको आती हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं, अगर नहीं आती है तो ऐड कर लो। ठीक है, तो करंट चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस ताशिर अफसान। जस्टिस गीता मित्तल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट 51st नंबर के कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना। और इससे पहले थे डी वाई चंद्रचूड़। दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सर कितने सिंपल क्वेश्चन लाते हो, अगर आपने पिछला पेपर देखा होगा तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो जो पीवाईक्यूज होते हैं उनकी हेल्प से आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें थोड़ी पता क्या पूछेगा, तो पीवाईक्यूज ही हमारे लिए वो बेस बनाते हैं। इन विच ईयर लेटर्स पेटेंट वाज कन्फर्ड ऑन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। देखो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिस्ट्री जहां मर्जी से पढ़ो, बट अगर आपने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन वहीं से आए थे और मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी मैंने वहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ाई हुई है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, और यहीं से वो क्वेश्चन बना है कि लेटर पेटेंट जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को कब दिया गया था, 1940, 1945, 1944, 1943। मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ, वहां पर आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप यू हैव ट्राइड इट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1943 में 10/9/1943 इज द एग्जैक्ट डेट जब लेटर पेटेंट दिया गया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की रिवाइज करवा देता हूं। हिस्ट्री की सारी हिस्ट्री तो अभी रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वो तो आप वीडियो देखोगे। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। देखो, 1928 में एक ऑर्डर निकलता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर नंबर 1। क्या, ऑर्डर नंबर 1। इसकी डेट भी याद करो, 26 मार्च 1928। ठीक है, 26 मार्च 1928 में एक ऑर्डर निकलता है, ऑर्डर नंबर 1। उसमें क्या किया जाता है, जुडिकेचर प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, जुडिकेचर प्रिपेयर किया जाता है हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कब प्रिपेयर किया गया, तो वो प्रिपेयर किया, कब इस्टेब्लिश किया गया, तो वो इस्टेब्लिश किया गया 1928 में, 26 मार्च 1928 में। ठीक है, और इसी 26 मार्च 1928 में पहली बार जो है हाई कोर्ट में बोला गया कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, प्लस 2 प्यूसाइन जज होंगे। कौन होंगे, प्यूसाइन जज। तो 2 प्यूसाइन जज होंगे प्लस हमारे पास एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, और महाराजा तब जो थे, महाराजा हरि सिंह जी ने, उन्होंने अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, किसको अपॉइंट किया, लाला कनवार सेन को। और जो 2 प्यूसाइन जज की मैं बात कर रहा हूं वो कौन थे, एक राय बहादुर लाला बोधराज सानी थे और दूसरे थे खान साहिब आगा सैयद हुसैन। तो ये 2 नाम भी आप याद कर। देखो, ये वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है, हिस्ट्री की वीडियो वैसे भी आपने देखनी है, बट जस्ट मैं आपको एक चीज रिवाइज कर रहा हूं। 1928 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जुडिकेचर प्रिपेयर किया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। क्या होगा इसमें, उसमें बोला गया एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 प्यूसाइन जज होंगे। चीफ जस्टिस महाराजा हरि सिंह ने किसको अपॉइंट किया, लाला कनवार सेन को। ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। ठीक है, उसके बाद जो 2 प्यूसाइन जज थे वो राय बहादुर लाला बोधराज सानी थे और खान साहिब आगा सैयद हुसैन। ये पूरा एक एक नाम है, तो ये 2 भी नाम आप याद कर लोगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक तो वेबसाइट में जाके देख लेना, अगर आपको वेबसाइट में जाके नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी लगती है तो चैनल पे वीडियो है, वही कॉपी पेस्ट करके मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी को एक्सप्लेन किया जो वहां पर। आप ना वीडियो देख लेना, वेबसाइट से अच्छा वीडियो देख लेना। क्यों, क्योंकि वेबसाइट में आपको समझ नहीं आएगा, कुछ चीजें जहां पे संवत कैलेंडर भी यूज हुआ तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन करी थी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज। एक पर्सन जो किसी
किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन कर सकता है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लग रहा है तुमने गलत किया, तुमने लॉ ब्रेक किया और मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन करता हूं, तो मैं कौन हूं? ठीक है, प्रोसिक्यूटर हूं, एडवोकेट हूं, डिफेंडेंट हूं और प्लांटिफ हूं। कौन हूं मैं? ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है, अगर तुम कोई लॉ ब्रोक करते हो, ठीक है, लॉ तोड़ते हो तुम, और मैं देख लेता हूं तुम्हें लॉ तोड़ते हुए, और मैं तो अक्यूज कर रहा हूं कि तुमने लॉ को तोड़ा है, तो मैं कौन हूं? मतलब मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा रहा हूं तुमने लॉ को तोड़ा है, तो मैं कौन हूं? मैं, ऑप्शन कौन सा है? कर लो, पहले खुद ट्राई कर लो। ठीक है, मैं रुकना पड़ता है यार, फिर आप बोलते हो सर आप पढ़ा देते हो फ्लो में। तो प्लांटिफ हूं। प्लांटिफ होता है जो किसी बॉडी के अगेंस्ट, किसी बॉडी मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन शुरू करता है कोर्ट में। मतलब अक्यूज कर देता हूं मैं आपको कि आपने ये गलत चीज करी है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? प्लेंटिफ बोलता हूं। ठीक है, ये चीज आपने याद है। बट बाकी यार ये सब मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं वीडियोस में, टर्मिनोलॉजीज में। एडवोकेट और लॉयर का थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। एडवोकेट और लॉयर में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो कुछ नहीं है, लॉयर कौन होता है? लॉयर है कोई भी लॉ ग्रेजुएट, मतलब लॉ ग्रेजुएट जिसने लॉ में ग्रेजुएशन करी हुई है, BA LLB जो भी है की हुई है, तो वो बेसिकली ग्रेजुएशन, स्पेलिंग ही नहीं याद आ रहा यार। लॉयर वो होता है जिसने लॉ में ग्रेजुएशन करी हुई है। ठीक है, अब जिसने लॉ में ग्रेजुएशन तो बहुतों ने करी हुई, क्या सारे कोर्ट में जाके केस लेके चले जाते हैं, केस लड़ना शुरू हो जाते हैं? नहीं, नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो लॉयर जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो क्या बन जाता है? एडवोकेट। अब इसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी का केस लेकर केस लड़ सकता है। ठीक है, तो बस इतना फर्क है कि लॉयर जो है जस्ट लॉ ग्रेजुएट है, जिसने कोई भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर नहीं निकाला है, इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं होती है। बट एडवोकेट वो होते हैं, वो लॉयर या लॉ डिग्री होल्डर जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई किया, उनको एडवोकेट। एक और चीज होती है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होते हैं? जिन्होंने इंग्लैंड से लॉ डिग्री, मतलब एक ऐसा लॉयर जो इंग्लैंड से डिग्री ली हुई है, बस। ठीक है, अभी भी उसने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मतलब उधर की बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है। बट अगर कोई पर्सन है जिसने इंग्लैंड से डिग्री ली हुई है, उसको बोलेंगे बैरिस्टर। ठीक है, और अगर किसी ने इंडिया से डिग्री ली है, उसको बोलेंगे लॉयर। और जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई कर देगा तो उसको बोलेंगे एडवोकेट। एक एक टर्मिनोलॉजीज को इन डेप्थ समझाया हुआ है। कहां पे समझाया हुआ है? ये देखो, बता देता हूं यार, फिर पढ़ेंगे। ये अपने चैनल से स्क्रीनशॉट लाया, प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा नीचे जाना क्योंकि ऊपर कांस्टेबल की प्लेलिस्ट है, यहां पर आपको दिखेगी। पढ़ो इसको, कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट 34 वीडियोस है ना। अगर अभी नहीं देखी है तो दिक्कत। देखो मैं आपको कभी नहीं रोकता कि आप सिर्फ यहां से पढ़ो, बट मैं आपको ये जरूर बोलता हूं जहां से भी पढ़ के आए हो यहां का नहीं छोड़ना। क्योंकि देखो एक तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं वही लाता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो आप पढ़ो जहां मर्जी से, बट इन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो जनरल इंग्लिश की 23 के अराउंड वीडियोस पड़ी हुई हैं, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की 18 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो यहां से देख लो। और इसमें एक चीज नहीं है करंट अफेयर, तो आपकी प्लेलिस्ट है एक करंट अफेयर्स वाली, उस प्लेलिस्ट में जाओ। आपके लिए मैंने मंथली करंट अफेयर्स भी काफी मंथ्स के प्रिपेयर किया, अब मैं सोच रहा हूं नवंबर के भी करूंगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स, नवंबर के भी करूंगा। जम्मू कश्मीर के 2-3 करंट अफेयर्स की मैंने वीडियो लाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो साथ साथ कवर करते हैं। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये नहीं ब्लेम कर सकते ना, क्योंकि मैंने भी इतनी वीडियोस डाली हुई है। तो अगर आपने यही नहीं कवर करी और आप आगे के लिए बोल रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर इन द कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला कौन सा ऑफिसर होता है? ऑफिशियल जो होता है, जो इन्वॉल्व होता है, पुलिस का बंदा होगा जो इसका काम होगा सिक्योरिटी और ऑर्डर मेंटेन करना कोर्ट में, उसको बेलिफ बोलते हैं, नाइब कोर्ट बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं, प्रोसेस सर्वर। प्लेंटिफ तो हमने पढ़ लिया। इन तीनों में से क्या है, कौन सा ऑफिशियल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोर्ट रूम में? उसको क्या बोलते हैं? आई होप यू हैव ट्राइड इट एंड द करेक्ट आंसर इज, कौन बनेगा करोड़पति 5 करोड़ के लिए? बेलिफ। क्या आंसर है? बेलिफ। बेलिफ वो ऑफिशियल होता है जो कोर्ट में क्या सिक्योरिटी और ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसी तरह एक होता है नायब कोर्ट। नायब कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नायब कोर्ट क्या होता है? देखो हम मान लेते हैं, अब एक तो पता है आपको किसका, एक कोर्ट का, उसके लोकेलिटी में जो थाना होगा उसके साथ लेनी देनी बहुत होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोर्ट उसके जो एसएचओ होगा सराउंडिंग वाले, उससे बार बार इंफॉर्मेशन लेगा, एसएचओ कोर्ट में जाएगा, ये सब चलता रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पुलिस पर्सनल होता है, मतलब पुलिस का बंदा होता है उस रेंज का, जो क्या करता है, उस रेंज का जो थाना होता है, उस रेंज का जो पुलिस स्टेशन होता है, जिस जगह में वो कोर्ट है, जिस जुरिस्डिक्शन में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो थाना आता है, तो वो उस कोर्ट और उस पुलिस स्टेशन के बीच में लिंक का काम करता है। दैट पर्सन इज नोन एज नायब कोर्ट। तो मतलब नायब कोर्ट अब याद कर लो, एक पुलिस पर्सनल है जो एक लिंक का काम करता है। किस किस के बीच में लिंक का काम करता है? एक
कोर्ट और किसके बीच में, जो भी उस रेंज में जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उसके बीच में लिंक का काम करता है, दैट इज नोन एज नैब कोर्ट। ठीक है, प्लेंटिव बता दिया। प्रोसेस सर्वर कुछ नहीं है। प्रोसेस सर्वर मतलब देखो, प्रोसेस सर्वर क्या होगा, जो लीगल डॉक्यूमेंट लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब लीगल मैटर्स में जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो जो प्रोवाइड करता है लोगों को, दैट इज नोन एज प्रोसेस सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में एक टर्म मेंशन है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की बात कहां की गई है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो बिल्कुल, अगर उसके लिए आर्टिकल में बोला गया तो मेंशन है। आर्टिकल 230, 231, 32 या 233। तो करो ट्राई, आई होप यू हैव ट्राइड इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रटना है। आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में यही चीज बोली गई है। ये बेसिकली बात करती है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो डिस्ट्रिक्ट जज किस तरह से अपॉइंट होंगे, उसके लिए आर्टिकल 233 बात करता है। ठीक है, बेसिकली इसमें यह बोला जाता है किसी भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बताया ना आपको अभी है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, किसी भी जगह में जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो स्टेट में, उनको कौन अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट, उसकी पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारे गवर्नर स्टेट का जो गवर्नर होगा वो देखेगा, बट वो कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के बाकी जजेस के साथ। तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ही गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की क्या करेगा, अपॉइंटमेंट वगैरह करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, क्या सर और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो ये दो इंपॉर्टेंट, 232 तो उड़ ही गया, ये दो इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 230 और 231। आर्टिकल 230 बोलता है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है यूनियन टेरिटरीज में भी एक्सटेंड होती है, मतलब हाई कोर्ट यूटीज तक भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि यूटीज हाई कोर्ट से बाहर है, तो एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटी उसके साथ डील करता है। बट इंपॉर्टेंट है 231, ये बोलता है कि एक ध्यान से सुनना, आर्टिकल 231 में बोला गया है एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट का। फॉर एग्जांपल दो यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी, बट उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है ना। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो पंजाब और आई थिंक हरियाणा का है या कुछ ऐसा इशू चलता है, मतलब कुछ है तो उनका कॉमन है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, वो आर्टिकल 231 में बोला गया। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल है, बट आपको याद रखनी है यार, ये आर्टिकल्स पूछ लेगा एग्जाम में, फिर तो ये थोड़ी बोलोगे ये पढ़ा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ लिस्ट इशूड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। आज मैं कोर्ट में गया और मेरे को पता करना है कि कौन कौन से इशू हैं जो सुने जाएंगे, तो वो पूरी लिस्ट जो होती है कि कौन कौन से मैटर्स जो है कोर्ट सुनेगा किसी डे में, उसको लिस्ट को क्या बोलते हैं, केस स्टेटस, केस नंबर, कॉज लिस्ट या चार्जशीट। ठीक है, चार्जशीट तो यार सबको पता है, चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट मतलब मान लेते हैं एक पुलिस वाला पूरा वो चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में देता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अक्यूज्ड है, उसके बारे में पूरा बताता है कि अक्यूज्ड है, इसने ये क्राइम किया, ठीक है, ये एविडेंस मैंने क्लियर करा, वो पूरी चार्जशीट पुलिस वाले सबमिट करते हैं। ठीक है, वो होता है, टाइम होता है शायद 60 डेज में सबमिट करना होता है, जहां पे 10 साल से कम पनिशमेंट होती है, और 90 डेज जहां पे पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा होता है। अब चेंज भी हुआ है, बट चार्जशीट जस्ट इतना याद कर लो, चार्जशीट पुलिस वाले कोर्ट में सबमिट करते हैं अक्यूज को, मतलब देख के कि वो उसका नाम क्या है, उसने क्या अक्यूज किया, उसमें क्या क्या आई विटनेस में, ये सारी चीजें चार्जशीट में आती हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, लिस्ट को बोलते हैं कॉज लिस्ट। लिस्ट को क्या बोलते हैं, कॉज लिस्ट, जिसमें पूरा बताया होता है कौन सी बेंच किस केस को लड़ेगी, किस केस को देखेगी, सॉरी जजमेंट देगी, कौन से कोर्ट हाल नंबर में है और मैटर की कौन से नंबर पे, ये सारा कॉज लिस्ट में लिखा होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, केस स्टेटस क्या होता है, केस स्टेटस मतलब कि कोई केस किस स्टेज में पहुंचा है। ठीक है, मतलब अब आपको पता है ना केस चल रहा है, उसमें हियरिंग्स हो रही है, तो केस स्टेटस से आपको पता चल जाता है कि केस कहां पर है, कौन सी स्टेज में पहुंचा है, तो वो केस स्टेटस से पता चलेगा। केस नंबर जो है ना, बेसिकली हर एक केस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हर पर्सन का अपना आधार कार्ड है, इसी तरह हर केस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको बोलते हैं केस नंबर। ठीक है, जिसमें लिखा होगा किस साल में केस हुआ, केस किस तरह का था, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो वो होता है केस नंबर। केस नंबर होता है एक यूनिक आइडेंटिटी जो है एक केस को दी जाती है, दैट इज नोन एज केस नंबर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी यार, अब रिवाइज कर रहे हैं तो ये चीजें समझ। आप मुझे एंड में बताना जरूर 15 में से कितने क्वेश्चन, फिर मैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल देखूंगा, उस तरह से मैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में थोड़ा और एम्फेसाइज, अभी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं जो मैंने पढ़ाने हैं। ठीक है, अब मैं वो खुद देखूंगा, काफी दिनों से मैं आपसे अनटच था जूनियर सिस्टम वाले से, अब मुझे खुद देख के समझना पड़ेगा कौन कौन सा एरिया में मुझे फोकस और करना है आपके लिए, तो वो मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो कितने लेवल्स में कोर्ट है इंडिया के। ठीक है,
2 7 4 3 ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो कितने लेवल्स में, आई होप यू हैव ट्राइड इट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 लेवल। देखा मैं बताया था आपको, ये सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे है हाई कोर्ट स्टेट्स में, और उसके नीचे आ जाते हैं हमारे पास सेट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इंडिया में आपस में जुड़े हुए है सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डैश इज इशूड। देखो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि फंडामेंटल राइट्स जहां पे मैंने पढ़ाए हुए ना, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हो, कल ही प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने लास्ट में लिखा हुआ है एक टॉपिक रिट्स, तो रिट्स आप पढ़ के जाओगे, फंडामेंटल राइट्स में आप रिट्स पढ़ के जाओगे, क्योंकि पूछ रहा है इससे क्वेश्चन। डैश इज इशूड टू प्रिवेंट ए इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन व्हिच इज नॉट लीगली वेस्टेड और एक्टिंग विदाउट जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब एक कोर्ट क्या इशू करता है जब वो एक छोटे कोर्ट को रोकता है, ठीक है, कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना निकल जाए, उसको बोलते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यूबन। देखो यार, अगर तुम्हारे मेरे फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे ना, तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब वो रिट इशू करे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेबस कॉर्पस की रिट पता है कब इशू होती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को किसने इलीगली डिटेन किया है तो कोर्ट बोलेगा भाई उस पर्सन को मेरे सामने लाओ, ठीक है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मुझे इलीगली डिटेन कर लिया तो आप जाके कोर्ट में फंडामेंटल राइट है मेरे बिहाफ में बोल सकते हो, तो फिर वहां पर वो हेबस कॉर्पस की रिट इशू करेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर मुझे किसी ने किया तो आप कर लेना ये। तो हेबस कॉर्पस वो होती है, ठीक है। हेबस कॉर्पस होती है कि मतलब एक ऑर्डर इशू करता है कोर्ट कि मतलब जो डिटेन पर्सन है उसको सामने लाओ, ठीक है, कोर्ट ऐसा कर सकता है। और दूसरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोहिबिट मतलब एक हाई कोर्ट, एक बड़ा कोर्ट जो है वो छोटे कोर्ट को रोक रहा है कि भाई तू अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कहां। फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं एक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन अपनी डिस्ट्रिक्ट में है। फॉर एग्जांपल एक सांबा में है तो वो सांबा की जुरिस्डिक्शन, वो कठुआ की जुरिस्डिक्शन में अगर जा रहा है तो हाई कोर्ट उसके ऊपर रिट लगा सकता है प्रोहिबिशन की, ठीक है। तो ये चीज होता है प्रोहिबिशन में, रोकना। एक हाई कोर्ट जब एक लोअर कोर्ट को रोकता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना निकले, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है। जो रिट ऑफ मैंडेमस होती है ना, मैंडेमस बेसिकली हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई छोटा कोर्ट है या कोई भी छोटी बॉडी है वो अपना काम नहीं कर रही है, तो रिट ऑफ मैंडेमस इशू होगी कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे, अपने काम को टाइमली करो, ठीक है। तो मैंडेमस इसलिए इशू की जाती है कि जो अपना काम करने में फेल हो रहा है उसको बोलेंगे कि आप अपना काम अच्छे से करो, ठीक है, उसके लिए याद करना है। तो मैंडेमस हो गया। देन एक होती है सर्शरी, ठीक है। अगर यार आपको ये नहीं समझ आया ना तो कुछ नहीं है, उस वीडियो को देख लेना, कवर हो जाए। सर्शरी 5 तरह की रिट्स हैं। सर्शरी रिट तब इशू होती है, फॉर एग्जांपल कोई एक हाई कोर्ट है, वो एक लोअर कोर्ट को बोलेगा कि तूने एक केस अपने पास क्यों रखा है, तू अपना केस उठा के मुझे दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि एक छोटा कोर्ट है, वो क्या कर रहा है, वो अपने कोर्ट का तो काम कर ही रहा है प्लस दूसरे किसी कोर्ट का भी काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल रहा है। तो इसको हाई कोर्ट पता क्या बोलेगा कि तू भाई ये केस ना मुझे दे दे, क्योंकि ये तेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर तूने काम किया है। तो सर्शरी में हाई कोर्ट उसे ले लेगा। प्रोहिबिशन में उसको रोक रहा है कि तू यहां से बाहर काम ना कर। सर्शरी में उसे ले ही रहा है कि तू दे ही दे मुझे, मैं खुद ही कर लूंगा। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सर बोलोगे क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो होता है फॉर एग्जांपल अगर आप इलीगली किसी ऑफिस में अपना क्लेम करना शुरू हो जाओ, मान लो कोई एक ऑफिस की पोस्ट है, तुम बोलो कि ये मेरा ऑफिस है, तो ऐसे रोकने के लिए रिट इश्यू होती है क्यू वारंटो कि आप बताओ कि किस बेसिस में आप किसी चेयर पे अपना हक जमा रहे, उसमें क्यू वारंटो बोलते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आया इस टॉपिक का, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि रिट्स में खुद मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो वो वीडियो देख लें फिर कवर। एक बार वापस बता देता हूँ, अगर किसी का फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो वो कोर्ट में जा सकता है, और वो कोर्ट जो है रिट्स इशू करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इलीगली किसी को डिटेन कर लिया तो रिट्स हेबस कॉर्पस वाली इशू हो जाएगी, उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहा है तो एक बड़ा कोर्ट उसको रोक सकता है, दैट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और अगर एक बड़ा कोर्ट ये बोलता है कि तूने जो जुरिस्डिक्शन से बाहर काम किया वो काम तो मुझे ही दे दे, दैट इज नोन एज सर्शरी वाली, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। क्यू वारंटो बोलता है जब आप किसी ऑफिस के ऊपर आप अपना ऐसे ही मतलब इलीगल वे में, या हम बोल सकते हैं कि बिना किसी अथॉरिटी के आप उसके ऊपर अपना हक जमाते हो, तो ये पूछता है आपको क्यू वारंटो में कि आप बताओ कि किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस पे अपना क्लेम कर रहे हो, ठीक है, वो होता है रिट ऑफ क्यू वारंटो। और मैंडेमस वाली रिट जो होती है वो तब इशू होती है कि जब आप अपना काम नहीं कर रहे हो और हाई कोर्ट आपको बोले कि आप अपना काम करो, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब कोई बड़ा कोर्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर। 9 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। ये चीजें देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें। अभी मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ साथ साथ क्या क्या इसके साथ पढ़ना है, ठीक है। बाकी जिस क्वेश्चन के आंसर लेने हो तो वो तो आप ऐसे भी टेस्ट दे सकते हो ना, वो देखो, अगर मेरे को आपको जस्ट टेस्ट ही कंडक्ट करवाना होता तो मैं आपको ये पीडीएफ का क्वेश्चन पेपर ही भेज देता, ठीक है। तो बस मेरे को ये था कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें भी बताता चलूं ताकि आपकी नॉलेज इनहैंस हो और आप थोड़े ट्रैक में आ जाओ, पता भी चले कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा और क्या पढ़ना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टू रिप्लेस, देखो पहले जो क्रिमिनल लॉज थे उनको रिप्लेस करके कुछ नए लॉज हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य बिल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने कर ही दिया होगा, इसमें सोचने वाला क्या था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही नया है। देखो भारतीय न्याय संहिता, इसने किसको रिप्लेस करा, पहले इंडियन पिनल कोड होता था, इसको रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको रिप्लेस किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, पहले सीआरपीसी जो होता है। भारतीय साक्ष्य जो हमारा बिल है उसने किसको, इंडियन एविडेंस एक्ट होता था उसको रिप्लेस किया। ये याद कर लेना है किसने किसको रिप्लेस किया, मुझे ऐसा लगता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू, मतलब 51st मतलब करेंटली, जस्टिस यूयू ललित, संजीव खन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस गीता मित्तल। कौन, संजीव खन्ना, और इससे पहले वाले 50th वाले। आप मुझे बताओगे यूयू ललित कौन से नंबर के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 5 लास्ट वाले देख लेना, थोड़ा आइडिया रहता है, सीक्वेंस पूछ ले तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कमांड्स अ पर्सन टू अपीयर बिफोर कोर्ट एंड आंसर कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम। भाई अगर मैं कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई कर लेता हूं, अब कोर्ट मतलब मान लेते मैंने पर्सन एक्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर लिया, अब इस एक्स को बुलाया जाएगा ना कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हुई है, तुम उसका जवाब दो, तो इसको क्या इश्यू करेगा कोर्ट, समन भेजता है। यार इसमें क्या सोचना था, समन भेजता है, ठीक है, समन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन क्रिमिनल ट्रायल इज नोन एज एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पिटिशनर। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। मतलब एक लॉयर जो है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन क्रिमिनल। देखो जब भी एक क्राइम होता है ना अगेंस्ट, मतलब मान लो बड़ा क्राइम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल रेप हुआ किसी का, तो वो क्राइम एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। उसमें जो, ध्यान से सुनो, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से बंदा लड़ेगा ना, वो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो पूरी सोसाइटी की तरफ से लड़ रहा है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसको रिगार्ड किया जाता है कि वो जो है रॉन्ग किसी पर्सन के अगेंस्ट जस्ट नहीं हुआ है। वो देखो यार, अगर किसी कहीं पर भी ये गलत काम होता है, रेप जैसा गलत काम होता है, तो क्या आप बोलते हो वो एक पर्सन के साथ नहीं, वो पूरी सोसाइटी पे दबा है, ठीक है। तो वो सोसाइटी मतलब एज अ गवर्नमेंट पे दबा है, एज अ इंडिया एज अ इंस्टीट्यूशन पे दबा है, तो उसकी तरफ से जो केस लॉयर जो होगा वो अब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो पब्लिक की तरफ से केस जो है वो मतलब दूसरे एंड पे लड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, विक्टिम्स को बेसिकली जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखो, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सर सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स में रिटायर हो जाता है, तो हाई कोर्ट का कब होता है बताओ। 58 ईयर्स में, 62, 65 या 70 ईयर्स, तो कितने ईयर्स में हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, 62 ईयर्स में। 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के जज की डेट है। The last question for today's lecture is what is the full form of NALSA? Important full form देख के जाना, National Law Security Advisor, National Legal Safety Authority, National Legal Service Authority। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। नालसा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, नालसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नालसा 1995 में बना था, कौन से एक्ट के थ्रू, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बना है, कौन से एक्ट के थ्रू बना है, लीगल सर्विसेज एक्ट, क्या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के तहत बना है, मतलब ताकि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, इसका ये काम है, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। क्योंकि हमारा एक डीपीएसपी है ना, आर्टिकल 30, यार ये मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आप देख लेना वीडियो। आर्टिकल 39A में बोला गया है कि स्टेट जो है वो इस तरह से लीगल सिस्टम बनाएगा जो जस्टिस प्रोवाइड करे इक्वलिटी के बेसिस में, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नालसा को बनाया गया। नालसा मतलब नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस, मतलब जो नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नालसा, ठीक है। इसके जो पैटर्न इन चीफ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नालसा के पैटर्न इन चीफ कौन है। नालसा के पैटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी जो प्रेजेंट सीजीआई है ना, सीजीआई है वही पैटर्न इन चीफ है नालसा के, ये चीज याद। इसी तरह एक स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको क्या बोलते हैं, SLSA, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो स्टेट में होगा। इसमें पैटर्न इन चीफ कौन होंगे, स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे, स्टेट हाई। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जिसको बोलते हैं
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऐसे होता है। तो ये सारे ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वुमेन हो गए, बच्चे हो गए, SC ST फैमिलीज के हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गए, डिसेबल्ड हो गए या पर्सन इन कस्टडी, उन सबको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड हो, ये काम नालसा देखता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ, ये वीडियो देख के जाना इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपको मैंने प्लेलिस्ट बता दी, एक आपका टेस्ट ले लिया। अब अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी नहीं कवर करी है तो दिक्कत है। और देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने प्रिपेयर करा हुआ है, जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपको अपने आप को अगर टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप गूगल में सिंपली सर्च करोगे अवेकनिंग, ध्यान सुनो, गूगल में सिंपली सर्च करोगे awakeningclasses.in, ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहां पर आप जाना तो नीचे आएगा आपको कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के मॉक टेस्ट। तो वहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के 3-3 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, 3-3 6 3 9 3 12 टेस्ट वहां पर आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्लस 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर, एक हो चुका है फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस वीक में, एक मैं आपको नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये टोटल इतने टेस्ट आपको मिले। कितने टेस्ट हो गए, 3-3 6 3 9 3 12 2 14 टेस्ट आपको मिले। इन 14 टेस्ट का कंबाइंड प्राइस जो है वो 79 है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना डोमेन सर्वर देखना है, ठीक है। तो आप इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो ना, तो वो टेस्ट देना और आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो इनरोल करो, आप उन टेस्ट को दो, टेस्ट आप किसी भी टाइम जाके दे सकते हो, ठीक है। दिस इज इट। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अब आप एक काम करना, आप मेरे चैनल से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बट ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मुझे खुशी हो जाएगी, थोड़ा ना मतलब हैप्पी फील करूंगा, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। और आप शेयर भी नहीं करना है इसको, ठीक है। अगर आप शेयर कर दोगे तो जो ये मैं फ्री इनिशिएटिव ला रहा हूं वो हर उस बच्चे तक पहुंचेगा, जैसे आप तक पहुंचा हर उस बच्चे तक पहुंचेगा जो शायद पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आप ये भी नहीं करना, ठीक है, आप ये भी नहीं करना। नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, आप शेयर कर सकते हो। देखो अगर मैंने कोई भी चीज, अगर मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं कि मतलब ये मेरा फ्री इनिशिएटिव जो थोड़ी बहुत ही मेरे में नॉलेज है वो सब तक पहुंचे। तो भाई अगर आप जस्ट इसको दूसरों तक पहुंचा रहे हो ना, आप भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। बाकी अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव अपने एंड पे देख लेना, मेरा काम था आपको बोलना। बाकी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं करो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लेक्चर्स को कवर करो और बताओ कमेंट सेक्शन में कहां कहां दिक्कत आ रही है, कौन कौन से पोर्शन में आपको चाहिए वीडियोस। और देखो अगर आप वीडियोस को सिंसियरिटी में देखोगे, ये नहीं कि 200 बच्चा वीडियो देख रहा है, अगर आप सिंसियरिटी से देखोगे मैं वीडियोस लाऊंगा, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।